हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। बच्चे, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक हमारा रहेगा केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। तो केपलर का जो बच्चे पूरा नाम था वो था जॉन केपलर। अब इसने जो केपलर लॉज दिए बच्चे वो क्या कहते हैं प्लैनेटरी मोशन के अंदर, मतलब प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में इसने एक्सप्लेन किया। 3 लॉज हैं बच्चे केपलर के हमारे पास। एक्चुअली बच्चे जो टाइको ब्रैहो था उसने ये डाटा कलेक्ट किया था बच्चे सारे का सारा। तो जो जॉन केपलर है बच्चे इसने सिर्फ उसको फार्मूलेट किया है इन दी फॉर्म ऑफ लॉज। तो बच्चे चलिए हम बात करते हैं जॉन केपलर के प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो जॉन केपलर ने बच्चे कितने लॉज दिए? जॉन केपलर गिव 3 laws. How many laws? 3 laws for the for explaining the motions of a planet. Motion of a planet. अब बच्चे उसमें से जो फर्स्ट लॉ की हम बात करने वाले हैं, जो केपलर का फर्स्ट लॉ था, इसके 2 नाम है। इसको केपलर फर्स्ट लॉ भी कहते हैं हम, केपलर फर्स्ट लॉ, और या इसको बच्चे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट हम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से समझना है केपलर ने इस लॉ में क्या कहा। इसमें बच्चे बड़ी ही इजी स्टेटमेंट है। इसमें एक फिगर, एक ज्योमेट्री की वजह बात की गई जिसको हम इलिप्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इलिप्स जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है बच्चे हमें। ये हो गया हमारे पास इलिप्स। अब ये बच्चे इलिप्स है। अब इलिप्स की कुछ खासियत अब देख लो। इसमें ना हमारे पास क्या होता है, एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, ये वाला हो गया। और इसके बच्चे 2 फोकस होते हैं। इलिप्स के कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। लेट अस सपोज बच्चे इसको ना हम ए से डिनोट करेंगे और बच्चे इसको हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं बच्चे क्या मानूंगा, इसकी क्या है, सेंटर। और हम यहाँ पर बच्चे इसको आप F1 भी मान सकते हो, इसको F2 भी मान सकते हो। 2 फोकस हैं इसके। अब बच्चे ये इलिप्स है हमारे पास। ठीक है, अब केपलर का फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब रास्ता। तो फर्स्ट टाइम बच्चे ये उसने बताया है कि जितने भी प्लैनेट्स हमारे पास हैं ये किन ऑर्बिट्स के अंदर चलते हैं, मतलब इनके ऑर्बिट की ज्योमेट्री कैसी है। तो बच्चे इसने ये कहा कि जो ऑर्बिट हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, इलिप्स की तरह है, मतलब इस तरीके के ये ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास। इस तरीके के वजह दिखते हैं, जैसे ये फिगर दिख रही है ऐसे ही ऑर्बिट हैं। अर्थ का ऑर्बिट हो गया, जुपिटर का हो गया, मरकरी का हो गया, मार्स का हो गया, जितने बच्चे हमारे पास हैं तो उन सारों का ऑर्बिट कुछ ऐसा नज़र आता है। ये था बच्चे केपलर का फर्स्ट लॉ। और सन के बारे में केपलर बच्चे ये कहता है कि सन जो होगा या तो वो इस फोकस पर होगा या तो वो इस फोकस पर होगा। दोनों में से किसी एक फोकस पर आपने उसको सपोज मान लेना है, कहीं एक फोकस पर वो है। तो ये इस तरीके के बच्चे क्या हमारे पास ऑर्बिट होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इलिप्स बच्चे क्या है। तो इलिप्स के 2 मेन बच्चे क्या है, इसमें मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। यहाँ से यहाँ तक इसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक बच्चे इसको सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं केपलर के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट की, वो स्टेटमेंट बच्चे क्या कहती है। ठीक है, स्टेटमेंट बच्चे इसकी क्या है? एवरी प्लेनेट, हर एक प्लेनेट की हम बात करेंगे, रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन। पहली बात तो बच्चे इसने ये कही कि हर प्लेनेट किसके अराउंड घूम रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। किस ऑर्बिट में? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो बच्चे मैंने अभी आपको समझा दिया इलिप्स क्या होता है। तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में बच्चे ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। एंड सन, सन जो होगा, सन एट वन, सन लाइज, सन लाइज एट 1 फोकाई ऑफ इलिप्स। फोकाई मतलब बच्चे एक को फोकस बोलते हैं और एक से ज़्यादा को फोकाई बोलते हैं। एट 1 फोकस ऑफ द इलिप्स। तो हम बच्चे सन को मान लेते हैं, सन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हम अर्थ को सपोज कर लेते हैं, ये अर्थ हमारी घूम रही है, मतलब ये इसमें घूमेगी बच्चे इस तरीके से। ठीक है,
तो ये कौन सा ऑर्बिट में चल रही है बच्चे? अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड। तो ये बच्चे केपलर का फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। अब बच्चे हम 2 पॉइंट यहाँ मेंशन करेंगे, थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश मैं करूँगा। ये पॉइंट P मान लेता हूँ और बच्चे सॉरी इसको पॉइंट A मान लो, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट बच्चे मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चे स्टेटमेंट तो आपको समझ आ गई है अच्छे से। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन लाई एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। ये था केपलर के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। अब बच्चे 2 पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट P जो है और पॉइंट A क्या है? वो पॉइंट जो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा बच्चे, वो पॉइंट जो सन से सबसे दूरी पर होगा, उस पॉइंट को बच्चे हम कहेंगे ये प्रीहिलियन होगा। ये आपने एक पॉइंट याद रखना है बच्चे। वो पॉइंट जो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा ऑर्बिट का, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ये प्रीहिलियन पॉइंट है। और वो पॉइंट जो सन के सबसे ज़्यादा पास होगा बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे? ये एपीहिलियन है, ठीक है। ये 2 वर्ड आपने याद रखने बच्चे। प्रीहिलियन क्या होता है और एपीहिलियन क्या होता है? प्रीहिलियन उस पॉइंट को कहते हैं जो सबसे फारथेस्ट पॉइंट होता है फ्रॉम द सन, और एपीहिलियन वो पॉइंट जो सबसे पास होता है सन के, यानी क्लोजेस्ट पॉइंट। अब बच्चे जब अर्थ यहाँ पर होगी तो हम कहेंगे अर्थ जो है वो प्रीहिलियन पॉइंट के ऊपर है। कोई भी प्लैनेट बच्चे जब यहाँ पर होगा सन के सबसे करीब होगा तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी प्लैनेट बच्चे कहाँ पर है? एट एपीहिलियन पॉइंट, ओके। तो बच्चे ये था फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। इसने किसकी बात की? ऑर्बिट की बात की है। अब चलते हैं बच्चे सेकंड लॉ की तरफ, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो केपलर सेकंड लॉ बच्चे क्या कहता है, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ का बच्चे दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ एरिया। इसको बच्चे हम समझेंगे ये क्या कहता है। उस वापस बच्चे हमें एलिप्स बनाना पड़ेगा एक। ये मैंने एक एलिप्स बना दिया, ये आगे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आ गई, यहाँ पर बच्चे सन आ गया, और यहाँ पर कोई भी प्लेनेट है हमारे पास, ठीक है, जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। अब बच्चे ये लॉ कहता है कि इसको लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। आपने ये समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। पहले मैं स्टेटमेंट बच्चे आपको लिखाऊंगा, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये कहता क्या है। स्टेटमेंट पहले देख लो आप इसकी। स्टेटमेंट: द लाइन joining the planet to the sun, मतलब मान लो बच्चे ये वाली लाइन की हम बात करने जा रहे हैं। प्लैनेट और सन के बीच की जो लाइन है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट बिटवीन, या लिख सकते हो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन। वो लाइन बच्चे जो ज्वाइन हो रही है बिटवीन द, ऐसे बच्चे लिख दो, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन प्लैनेट टू द सन, बिटवीन प्लैनेट एंड सन। अभी ठीक है। द लाइन जॉइनिंग बिटवीन प्लैनेट एंड सन स्वीप्स का मतलब बच्चे क्या होता है? कवर करना। स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। The line joining between planet and sun sweeps out equal area in equal interval of time। इसको बच्चे दूसरी फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? द रेडियस वेक्टर, या बच्चे हम इसको ऐसे बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। ये भी देख लो, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट the aerial velocity of the planet revolve around the sun, the aerial velocity of the planet around the sun is constant। सिंपल बच्चे किसी प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब एरियल वेलोसिटी को बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लिखते हैं dA/dt। ए जो है बच्चे ये यहाँ एरिया से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बच्चे ये आपका केपलर सेकंड लॉ कहता है जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी।
अब बच्चे तो लाइन जॉइनिंग है ना, इसका दूसरा नाम हम इसको क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, द रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चे ये दो स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। यहाँ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब हम समझने की कोशिश बच्चे करते हैं कि इस लॉ ने कहा क्या। देखो ये जो लाइन बच्चे हमने ज्वाइन की सन से अर्थ तक, मान लो हमने एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, टाइम टी फिक्स कर लेते हैं। मान लो ये टाइम टी हम 10 सेकंड के लिए बच्चे सपोज करते हैं, ठीक है। 10 सेकंड हम अपने माइंड में सेट कर, चलो 10 सेकंड छोटा हो जाएगा, आप 2 घंटे रख लो, 2 आवर बच्चे हम सपोज कर लेते हैं। ये टाइम हमारा 2 आवर्स, या आप मंथ के भी बच्चे बात कर सकते हो ना, बहुत तरीके हैं बच्चे हमारे पास ना। आप बेस्ट रहेगा आपके लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम 1 मंथ ले लेते हैं, ठीक है। 1 मंथ हमने बच्चे 1 मंथ फिक्स रखना है। हमने देखा 1 महीने तक, जब भी 1 महीने के बाद ये अर्थ मूव करके कहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंच गई। ये आ गया 1 मंथ टाइम इसको लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो बच्चे इसने यहाँ पर कुछ एरिया बनाया होगा, ये वाला एरिया कुछ बना होगा। इस एरिया को याद रखो। मान लो ये एरिया बच्चे आ जाता है, मैं कह देता हूँ 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन बच्चे हमने चेक किया, कुछ टाइम गुजरने के बाद 2-3 महीने के बाद फिर हमने चेक किया कि 1 महीने के बाद हम देखना चाहते हैं कि अर्थ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। बच्चे यहाँ से मूव करके अर्थ उस 1 महीने में यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। हमने लाइन ज्वाइन की, तो ये बच्चे यहाँ पर कुछ एरिया बनना, टाइम फिक्स रखना है बच्चे। देखो कुछ टाइम के बाद, देखो 1 महीने के बाद यहाँ पर पहुँची, 6-7 महीने गुजरे होंगे, फिर हमने व्यू करना स्टार्ट किया तो अर्थ यहाँ पर पहुँची हुई थी। फिर हमने 1 महीने तक देखा ये अर्थ मूव करके यहाँ तक चली जाती है, तो फिर इसने बच्चे कुछ एरिया बना दिया। अब ये वाला एरिया भी कितना होगा, 10 किलोमीटर स्क्वायर ही होगा। तो यही बच्चे वो लॉ कहता है कि इक्वल टाइम के अंदर रेडियस वेक्टर इक्वल एरिया सब्स करेंगे, इक्वल एरिया कवर करते हुए जाएंगे। आई होप कि समझ आ गया होगा बच्चे। दूसरी फॉर्म में हम कहते हैं डी/डी/डी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, जिसको हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। ये कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ बिल्कुल फिक्स आ रहा है। आप यहाँ का बच्चे एरिया देखा वो भी उतना ही आया, यहाँ का एरिया देखा उतनी भी, हर बार 1 महीने में इक्वल एरिया ही कवर करती हुई जाएगी, कोई भी ब्लेंड बच्चे होगा। तो ये है केपलर का सेकेंड लॉ। अब जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने याद रखना है, यहाँ तक हो जाएगा रिजल्ट बच्चे। अगर हम ये सपोज करें, मान लेते हैं बच्चे हमारे पास जो अर्थ से बच्चे हम बात कर लेते हैं, इसका मास क्या है हमारे पास m है, ठीक है। और ना ये टाइम है, और बच्चे ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, v1 के साथ, और यहाँ पर रेडियस कितना है इसका, r1 है। इस पॉइंट के ऊपर बच्चे हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर हमने बात की तो ये रेडियस r2 हमने मान लिया, मास तो बच्चे m ही है, और लेट अस सपोज वेलोसिटी v2 के साथ ये मूव कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कोई भी चीज़ बच्चे जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करती हैं तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट बच्चे आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ जब बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंडर मूव करती हैं, अब बच्चे यहाँ पर ये जो मूव कर रहा है हमने पढ़ा है, इससे पिछले हमने पढ़ चुके थे, जो प्लैनेट्स घूमते हैं अराउंड द सन, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस घूमते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में घूम रहे तो मतलब इसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हम कहते हैं इस पॉइंट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो L1 है, और इस पॉइंट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, L2 है। तो इसका मतलब L1 किसके बराबर होगा, L2 के। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला तो बच्चे ये वाला होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। यहाँ पर भी यही लगेगा, यहाँ से m कैंसिल हो जाएंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, v1 r1 इक्वल टू v2 r2। तो यहाँ से बच्चे आप v2 को तो शिफ्ट करिए तो आ जाएगा ये, और r2/r1। बच्चे यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, v1 और r1 ऐसे है और v2 और r2 ऐसे, मतलब ये इन्वर्सली डिपेंड करते। तो हम इन जर्नल क्या कहेंगे, इस तरीके से, मतलब वेलोसिटी जो है वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बच्चे क्या कह रहा है, ये कहता है जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका डिस्टेंस दूर होगा, मतलब बच्चे हम ये वाला अगर डिस्टेंस ले लें और इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जितना डिस्टेंस बड़ा होगा उतनी बच्चे प्लैनेट की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी होगी अर्थ के घूमने की बच्चे वो बहुत कम होगी इस पॉइंट के मुकाबले में। तो एक और पॉइंट बच्चे हम ऐड करते, प्री हिलियन पॉइंट में अर्थ की जो वेलोसिटी है अपने ऑर्बिट में चलने की वो कम हो जाती है, किसके मुकाबले में, एपीहिलियन के मुकाबले में।
क्योंकि बच्चे हमने रिजल्ट ड्राइव किया कि वी इन्वर्सल प्रोपोर्शनल लॉ आर के जब अर्थ या प्लेनेट बच्चे सन से दूर होगी तो वो आस्था वेलोसिटी से मतलब चलना स्टार्ट करेगी, और जितनी ज़्यादा पास होगी उतनी ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी उसकी होगी घूमने की। आई होप कि बच्चे आपको 2 लॉज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं केपलर का थर्ड लॉ बच्चे क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बच्चे ये लिख लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए बच्चे हम थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। ओके, तो बच्चे बड़ा ही आसान लॉ है, उसकी सी स्टेटमेंट है, इतना हमने और कुछ नहीं करना है। थोड़ा ये लॉ मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चे, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। कि वी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का। आर क्या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो बच्चे केपलर का थर्ड लॉ क्या हमारे पास, लॉ ऑफ पीरियड भी इसको हम कहते हैं। इसको बच्चे समझ लो आप, ये हमारा बच्चे क्या आ गया, एलिप्टिकल ऑर्बिट आ गया, ठीक है। ये किसी भी प्लेनेट का एलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारे पास। दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस, ओके। अब बच्चे यहाँ पर ना मैंने आपको कहा इसको बी से डिनोट करना है, इसको किससे करना है, हमने ए से डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सन है और कोई भी प्लेनेट बच्चे घूम रहा है, ठीक है। अब जो इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है, ध्यान से समझना इसको। कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ, किसका बच्चे स्क्वायर करना है आपको, टाइम पीरियड का। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द टाइम पीरियड ऑफ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बच्चे टाइम पीरियड कौन सा, वो टाइम जिस टाइम में प्लेनेट किसके अराउंड घूमता है, बच्चे सन के अराउंड घूम रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट, एनी प्लेनेट बच्चे आप यहाँ पर लिख सकते हो, किसी भी प्लेनेट की हम बात करते हैं, ठीक है ना। एनी प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे, क्यूब ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस of ellipse in which planet move, in which planet move, ellipse, उस ellipse के वजह सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होगा जिसमें प्लेनेट घूम रहा है। लेट अस सपोज बच्चे हम कहते हैं कि ये जो प्लेनेट है यहाँ से वापस यहाँ तक टी टाइम में आता था। लेट अस सपोज टी टाइम लगाता है बच्चे, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड करना है, स्क्वायर करना है इसका। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक कितना, सेमी मेजर एक्सिस किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए का क्यूब होगा, ठीक है। तभी बच्चे इसको हम लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। तो बच्चे इसका मतलब हम कह सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए क्यूब। कांस्टेंट बच्चे क्या, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, उसको उधर शिफ्ट करिए तो ये आ जाएगा ए क्यूब दिस इक्वल कांस्टेंट। तो बच्चे इस कांस्टेंट की वैल्यू है 2.95 इंटू 10 की पावर -34 वाई स्क्वायर और m की पावर -3 स्क्वायर यूनिट से। ये कांस्टेंट है बच्चे, फिक्स है ये हर प्लेनेट के लिए बच्चे, ये फिक्स होगा। मतलब आप ये कह सकते हो अर्थ का जो टाइम पीरियड है और उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है, इन दोनों का रिलेशन जो होगा वो इसके बराबर होगा। जुपिटर का जो टाइम पीरियड है और उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है, उन दोनों की रेशियो आप ऐसे निकालो, वो भी इसी के बराबर आएगी। ये कांस्टेंट है बच्चे, किसी प्लेनेट का आप निकालो, हर बार बच्चे आपको क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट मिलने वाला है। तो बच्चे ये केपलर के हमारे पास 3 लॉज थे, आपको इनके प्रूफ नहीं है, तो जस्ट आपको बच्चे इनकी एक स्टेटमेंट याद रखो, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो बच्चे प्लीज़ पूछ सकते हो आप। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।